अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड के सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब के सब यूनिट्स होते हैं. जब ये आपस में लिंक्ड अप होके एक लॉन्ग चेन प्रिपेयर कर लेते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वो बना लेते हैं, तो उसे हम न्यूक्लिक एसिड ओवरऑल कह देते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मतलब न्यूक्लिक एसिड तो वो होते हैं ना जो न्यूक्लियोटाइड के यूनिट्स के मिलने से बनता है. अब न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सप्लेन करते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. मतलब कि ये वो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं जिनके अरेंज होने से मिलने से एक न्यूक्लिक एसिड जनरेट होता है. अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है. नंबर 1 नाइट्रोजीनियस बेस, नंबर 2 पेंटोज शुगर, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप. तो ये तीनों कंपोनेंट जब अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, तो उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं, जो कि एक मेजर यूनिट होता है. जब उन न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करने से, मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट जनरेट करने से जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल बना सके, उसे न्यूक्लिक एसिड कह देंगे. देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं? There are two type of nucleic acid, DNA and RNA. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is the ribonucleic acid. अब DNA और RNA को हम अच्छे से जानते हैं, हम बेसिक 5th क्लास से लेके ऑनवर्ड DNA और RNA साइंस में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. लेकिन यहाँ पे हम वन बाय वन इन्हें एनालाइज करेंगे कि DNA क्या काम करता है, DNA किसे कहते हैं, DNA कैसे बनता है और कौन कौन से कंपोनेंट किस एंगल पे अरेंज होते हैं और DNA बन रहा होता है, या किसने DNA को डिस्कवर किया था, और RNA की स्पेसिफिकेशंस क्या है, RNA कैसे अपने आप को अरेंज कर रहा होता है, और मेजर फंक्शंस क्या है जो RNA परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होते हैं. तो नंबर 1 डिस्कस करते हैं DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे बात करते हैं DNA कंसिस्ट ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब के पेंटोज शुगर जो डीऑक्सी होती है. Its structure was discovered by Watson and Crick in 1953. मतलब कि DNA का जो स्ट्रक्चर है ये वाटसन और क्रिक नाम के साइंसदान थे जिन्होंने 1953 में ये डिस्कवर किया था. उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA. मतलब कि वाटसन और क्रिक ने जो डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर, हम उसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, उसे कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ DNA में बात करते हैं. DNA इज अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेन्स. मतलब कि DNA जो है ये डबल स्ट्रैंडेड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ द शुगर, फॉस्फेट एंड बेस. मतलब कि यहाँ पे हमने पहले बात कर ली कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि हमने एग्जांपल में बात की कि DNA जो है ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है. अब यहाँ पे राइबोज जो होगी वो शुगर होगी. शुगर पहला कंपोनेंट, फॉस्फेट दूसरा कंपोनेंट, और बेस मतलब कि नाइट्रोजीनियस बेस तीसरा कंपोनेंट. ये तीनों कंपोनेंट मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज कर लेते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इंटरलिंकिंग जनरेट करके लॉन्ग चेन प्रिपेयर कर लेते हैं. और इसके रिजल्ट में हमने कहा था कि जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है कि वो DNA का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जनरेट कर देती हैं. द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ चेन. मतलब कि जो शुगर मॉलिक्यूल है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो मिलकर एक चेन का बैकबोन बनाते हैं, मेन स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं. एंड 2 चेन आर लिंक्ड थ्रू द बेस. और ये दोनों चेन जो DNA में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं चेन्स की, ये दोनों चेन आपस में लिंक्ड होती हैं थ्रू द नाइट्रोजीनियस बेसिस. मतलब नाइट्रोजीनियस बेसिस दोनों लॉन्ग चेन्स को आपस में इंटरकनेक्टेड कर देता है. बोथ चेन वाज रैप्ड अराउंड ईच अदर इन डबल हेलिक्स फॉर्म. मतलब कि जो दोनों चेन होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, ये आपस में एक डबल हेलिक्स की फॉर्म बना लेती हैं, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर जनरेट कर देती हैं. अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ DNA. मतलब कि DNA की मेजर फंक्शनिंग क्या है, DNA कौन सा काम सर अंजाम दे रहा होता है.
DNA is a parent storage place of the genetic information in nucleus of cell, मतलब कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा होता है जो स्टोर कर रहा होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो होती है जो ऑर्गेनिज्म का तमाम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और फिजिकल कंसेप्चुअल हर तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं, उसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। It pass their information from generation to generation as how to synthesize a particular protein from amino acids, मतलब कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में स्टोर होती है और डीएनए उस इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन मतलब कि नस्लों में मूव करवा रहा होता है और वो इंफॉर्मेशन बता रही होती है हाउ टू सिंथेसाइज पार्टिकुलर प्रोटीन, एक मखसूस प्रोटीन कैसे बनानी है। वो प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, हमारे मसल्स हो सकती है, हमारी आंखों का कलर हो सकता है, हमारी किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को सामने रख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि डीएनए ने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे एनालाइज किया है। अब हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स और उन अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है या फिर इसे सजेस्ट कर रहा होता है डीएनए। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन पाई जा रही होती है वो उसे बता रहा होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है ये अमीनो एसिड इस तरह अरेंज होगा तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। द इंस्ट्रक्शन आर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन डीएनए के थ्रू यूटिलाइज की जा रही होती हैं उसे जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। मतलब कि जिंदगी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसे जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहा जा रहा होता है। The sequence of nitrogenous bases in DNA determine the protein developed in the new cell, मतलब कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस पाई जा रही होती है वो इस बात को यकीनी बना रही होती है कि जो नया सेल बन रहा है उसके अंदर प्रोटीन किस तरह की डेवलप करनी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है उस प्रोटीन को। The function of double helix formation of DNA is to ensure that no disorder take place, मतलब कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बन रहा होता है उसका मेजर फॉर्मेशन जो होती है वो इंश्योर यकीनी बना रही होती है कि इस जो स्ट्रक्चर में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, मतलब कोई बीमारी, कोई गलती है, कोई किसी चीज की गुंजाइश नहीं है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। डीएनए कैरीज द जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब हमने पढ़ लिया कि डीएनए के पास तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की जा रही होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा अहम होगी, सो हम कह लेंगे जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, उस पूरी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा हिस्सा है जो हमारे कलर को, बॉडी के कलर को डिटरमाइन कर रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी का कलर क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी आंखों का कलर क्या होगा, इसके हेयर्स कैसे होंगे, हेयर का कलर क्या होगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, कलर्स है, हाइट है, हेयर्स हैं, एटसेट्रा, बॉडी कलर्स है, ये सारी प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक जीन कंट्रोल कर रहा होता है। अब जीन क्या होता है? जीन इज द स्पेसिफिक पार्ट एट द डीएनए दैट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, अरेंज होती हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक हिस्सा होता है जो एक मखसूस क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम जीन कह देते हैं। और जीन कंट्रोल कर रहा होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मतलब कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि किस किस्म के आरएनए प्रोड्यूस करने हैं। सो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि डीएनए का मेजर फंक्शन क्या है? डीएनए सिंथेसाइज कर रहा होता है आरएनए को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आरएनए क्या होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आरएनए कंसिस्ट ऑफ द राइबोज शुगर, मतलब कि आरएनए जो होता है ये राइबोज शुगर पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और हमने डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब कि जो उसमें शुगर पाई जा रही होती है वो डीऑक्सी होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। इसका स्ट्रक्चर में बात करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, मतलब कि हमने डीएनए में बात की थी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, दो चेन्स पाई जा रही होती हैं उसमें। लेकिन इसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल चेन पाई जा रही होती है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए।
आरएनए का मेजर फंक्शन क्या है, मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड का मेजर फंक्शंस क्या होती हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर पुटिंग द सेल टू सेल बिल्डिंग प्रोटीन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये रिस्पांसिबल होता है उस तमाम इंफॉर्मेशन को आगे यूटिलाइज करते हुए सेल टू सेल क्या करना होता है, प्रोटीन का बिल्डअप स्ट्रक्चर जनरेट करना होता है। इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर, ये एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेके आ रहा होता है और आगे प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा रहा होता है। जैसे एक मेजर कंपोनेंट, ऐसे कह ले कि हम कोई भी एक कंसेप्ट रख सकते हैं सामने कि हमारे पास एक एजेंट है, उसने एक इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन ली और दूसरी इंडस्ट्री में जाके उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए रिक्वायर्ड या डिजायर्ड प्रोडक्ट जनरेट किया। तो वो जो एजेंट है उसका काम कर रहा है आरएनए एज ए इंटरमीडिएटर। तो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, मतलब आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को ट्रांसमिट करने के लिए इनटू द रियल प्रोडक्ट, इनटू द फाइनल फॉर्म। तो मेजर जो फंक्शनिंग पार्ट होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने वाला जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आरएनए होता है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द स्टोरेज प्लेस दैट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होता है, मतलब कि तमाम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का स्टोर करके रखता है कि इस कोड को हमने यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म को जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हमारे पास मक्खी का डीएनए है, तो उसके डीएनए से जो भी आरएनए अपना फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट में मक्खी बनेगी ना। अब हमारे पास इंसान का डीएनए है, तो उस डीएनए को इस्तेमाल करते हुए आरएनए इंसान ही बनाएगा, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करेगी कि ये ऑर्गेनिज्म कौन है। डीएनए स्टोर कर रहा होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और आरएनए क्या कर रहा होता है, आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब कि डीएनए ही आरएनए बनाता है और फिर आरएनए एक्ट कर रहा होता है एज ए मैसेंजर। वो उस इंफॉर्मेशन को डीएनए से आगे मुंतकिल करता है और रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहा होता है। दैट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय अनदर आरएनए that read, decoded and use that given information to synthesize new protein। मतलब कि कई तरह के आरएनए होते हैं। एक ऐसा आरएनए होता है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है, एक ऐसा आरएनए होता है जो उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करता है और एक ऐसा आरएनए होता है जो फर्दर प्रोटीन्स को जनरेट कर रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद। थस द आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। सो हम कह सकते हैं कि आरएनए का जो मेजर फंक्शन होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है। और डीएनए का मेजर फंक्शन होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को स्टोर करना, संभालना। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। डीएनए और आरएनए को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। डीएनए इट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमने पहले भी बात कर दी कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर पे कंसिस्ट करता है, बनता है उसके साथ। इट इज अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेन, मतलब कि डीएनए बहुत ही लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स अरेंज होती हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। डीएनए इज परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, मतलब कि जो सेल होता है बॉडी का किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला मेजर कंपोनेंट होता है उसे डीएनए कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डीएनए इज अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ genetic information in the nucleus of cell. It carries and store the all genetic information of the cell, मतलब कि नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना डीएनए ट्रांसफर करता है। तो जब डीएनए मूव करता है तो वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट के पास होती है वो ऑफस्प्रिंग के पास, मतलब कि आगे डॉटर सेल्स के पास मूव कर जाती है। सो हम कह सकते हैं इट कैरीज एंड स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, मतलब एक सेल की तमाम इंफॉर्मेशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक किसी भी तरह की हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन तमाम डीएनए में स्टोर होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए क्या होता है। आरएनए हमने बात कर ली कि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। देखें हमने इसी के सामने बात की डीएनए की। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए कंसिस्ट कर रहा होता है राइबोज शुगर पे। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है
जबकि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और आरएनए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन। मतलब कि ये आरएनए जो होता है ये जिम्मेदार होता है उस चीज के लिए कि ये न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन बनाए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। जो भी प्रोटीन जैसे मसल्स बनाने होते हैं, जैसे इंसान का जिस्म प्रिपेयर करना होता है, तो कोई भी प्रोटीन बॉडी की है तो वो आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। जबकि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए किसी भी जेनेटिक या जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ की बात कर ले, ये उसे स्टोर करने के लिए परमानेंट स्टोरेज प्लेस है। डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन्स बना रहा होता है। सो इट रोल लाइक अ मैसेंजर। जो आरएनए होता है वो एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है, और डीएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता है जनरेशन टू जनरेशन, और उसे स्टोर भी करता है, संभालता भी है। जबकि आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज होता है, मतलब कि डीएनए ही आरएनए को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और उसके बाद आरएनए उस इंफॉर्मेशन को जो डीएनए में पाई जा रही होती है उसे अपने साथ ले जाता है, और उसको इस्तेमाल करते हुए उसी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा होता है। अब हमने आरएनए को एनालाइज कर लिया, डीएनए को एनालाइज कर लिया, 1 बाय 1 न्यूक्लिक एसिड्स को एनालाइज कर लिया, हमने इन दोनों में डिफरेंस भी देख लिया। लेकिन अब हम ना ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस है। प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की क्या प्रोसेसिंग है, क्या काम क्या कर रहा है न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले कंपोनेंट को स्टडी किया डीएनए। डीएनए का क्या काम है, सिंथेसाइज एंड पास इंस्ट्रक्शन टू आरएनए। डीएनए इंफॉर्मेशंस रखता है, स्टोर कर रहा होता है, और उसके बाद आरएनए को बनाता है, मतलब कि आरएनए को सिंथेसाइज करता है उस इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन आरएनए यूज करता है, डिकोड करता है, और उसके रिजल्ट में सिंथेसाइज प्रोटीन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। मतलब कि उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा होता है आरएनए। आरएनए इज अ मेजर फंक्शनिंग ग्रुप टू सिंथेसाइज प्रोटीन, एंड डीएनए इज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप टू सिंथेसाइज द आरएनए। सो जिंदगी का निज़ाम इन दोनों पे मुनहसर है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में बात कर लेते हैं, उसमें डीएनए भी पाया जा रहा होता है, उसमें आरएनए भी पाया जा रहा होता है। डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज करता है और अपनी तमाम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को उसमें ट्रांसमिट कर देता है। उसके अकॉर्डिंग आरएनए उस कोड ऑफ लाइफ को डिकोड करता है और यूज करते हुए रिक्वायर्ड प्रोटीन को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब कंसेप्चुअल एनालिसिस में क्या है, हम इस पूरे कंसेप्ट को जो भी हमने स्टडी किया है उसे 1 बाय 1 हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा क्या है और समझा क्या है। देखिए सबसे पहले हमने बात की न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। हमने कहा है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के सोर्सेज क्या हैं। देखिए हमने बात की कि न्यूक्लिक एसिड पाया कहाँ जाता है। न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म में पाए जाने वाले हर एक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा होता है। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। न्यूक्लिक एसिड कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। मतलब कि डीएनए और आरएनए 2 टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आरएनए एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। डीएनए जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ को स्टोर करता है, आरएनए उस जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से बनता है और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड प्रोटीन को जनरेट कर रहा होता है, बना रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के इस्तेमालात क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू जनरेशन, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि एक नस्ल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा होता है। ये न्यूक्लिक एसिड का मेजर फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल।
Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.